जी अ, मैं टू द पॉइंट इस सब्जेक्ट को लेकर बात ज़रूर करूँगा। जैसा कि हम इस टॉपिक को, जो हमारा जो सब्जेक्ट है कि मूल निवासी समाज के निर्माण में सभी गैर धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने आपसी तालमेल और सहयोग करना चाहिए। तो इसको मैं 3, जैसे कि आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा कि क्या मूल निवासी समाज का क्या अभिप्राय है? जैसे कि सीमा मैडम जी ने हमें ये इस बारे में बहुत प्रकाश डाला कि इसकी आवश्यकता क्यों है? संगठनों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो उन्होंने व्याख्या की अरिस्टोटल की कि भई मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो जी उसको आगे लेकर जाते हुए, मतलब हमारी जो पूरा इवोल्यूशन का जो जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो क्या कहते हैं, जो चेंजेस आए लास्ट 10,000 15,000 ईयर्स में, उसमें सिविलाइजेशनल चेंजेस भी हुए हैं बहुत सारे। तो ये जो सिविलाइजेशनल चेंजेस की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें मैन एज अ सोशल एनिमल, इस मद्देनजर ही इन सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ। आप किसी भी सिविलाइजेशंस का नाम ले ले, आप असीरियन सिविलाइजेशंस ले ले, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ले, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन ले, आप दुनिया ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन ले, आप दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन उठाकर देख ले, ये सिविलाइजेशन सिर्फ मानव के सोशल एटीट्यूड को लेकर बनी है। मानव के सोशल, वो समय में जो जो सोशल एटीट्यूड उसने जो बनाया, उसको लेकर वो सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी, और उसका एक, क्या कहते हैं कि एक ध्येय, एक सोसाइटी का अपना एक ध्येय उन्होंने बनाया, और उसको वो काम करते रहे, और समय के साथ वो चीजें बदलती रही। इसे ही हम लोग कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। तो इस टॉपिक को मैं इन 3 चीजों में इसको डिवाइड करता हूं। पहला ये है कि मूल निवासी समाज का निर्माण, ये एक ऑब्जेक्टिव है। मूल निवासी समाज का निर्माण, ये ऑब्जेक्टिव समाज तो है, लेकिन इस समाज का कोई और ऑब्जेक्टिव भी है क्या? इसके ऊपर में मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जो कि आपने जो प्रश्न मुझे पूछा कि भाई किस तरीके से हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने, उनका क्या, उनकी क्या व्याख्या रही होगी इस समाज को बनाने के लिए। हाँ, जिसे बाबा साहब कहते हैं कि आइडियल सोसाइटी और जस्टिफिएबल सोसाइटी, जिसे अब बाबा साहब कहते हैं, उसी तरीके से महात्मा फुले और भगवान बुद्ध अपनी अपनी राय रखते हैं इस समाज, ये समाज को किधर ले जाना है, इसके ऊपर में अपनी राय रखते हैं। और इसको मैं दूसरे भाग में तोड़ता हूं, गैर धार्मिक और सामाजिक संगठन। तो गैर धार्मिक और सामाजिक संगठन ये व्यक्ति के रिक्वायरमेंट है, ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन होना, जिसे सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग कहेंगे। जैसे कि मैडम ने भी कहा कि भाई हम सोशल एनिमल हैं, हम वी आर अ सोशल पीपल, सो वी हैव अवर रिक्वायरमेंट, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, हमारे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जब मैं कह रहा हूं गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हमारे सोसाइटी का जो गोल है, मूल निवासी समाज बनाने का जो गोल है, उस गोल के हेतु ऑर्गेनाइजेशनल और धार्मिक संगठन, कल्चरल एंड सोशल संगठनों का होना, ये एक जरूरतमंद बात है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट, ये समाज की रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसिटी है। तीसरे बात को मैं तोड़ता हूं इसी सब्जेक्ट को आखिरी तरीके से, तालमेल और सहयोग होना। तो तालमेल और सहयोग, ये दोनों ट्रेट्स जो है, ये ह्यूमन ट्रेट्स है। मैं बस एक छोटा एक और एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक बहुत फेमस किताब लिखी गई है, जिसके लेखक मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, होमो सेपियंस, जो लिखी गई है किताब। और उसी तरीके से 21 लेसन्स ऑफ 21 सेंचुरी, कुछ इस तरीके की 2-3 किताबें मार्केट में है, जो बहुत ही फेमस है। उसके लेखक भी बहुत फेमस है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने उन किताब के मार्फत कही गई है, जो बहुत आजकल हर जगह, हर कहीं उसे उद्धृत किया जाता है। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन इवोल्यूशन पे उन्होंने एक कमेंट किया है कि ह्यूमन इवोल्यूशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। वन, कोलैबोरेशन, मतलब ह्यूमन ट्रेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन ट्रेड जो उन्होंने कहा है, वो है कोलैबोरेशन और हेल्पनेस, काइंडनेस। ये कोलैबोरेशन की वजह से ही ह्यूमन इवोल्यूशन हो पाया है। व्यक्ति, ये जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट भी जो हुआ है, ये ह्यूमन कोऑपरेशन के वजह से हुआ है। ये स्पेशल ट्रेड जो हमारे हर व्यक्ति में जो दिया गया है, इसको जब
जब जब जब जब ह्यूमंस ने उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया है तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ा है। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि भाई ग्रीक सिविलाइजेशन को हम लोग उद्धृत करते हैं जब कभी हम लोग एक एक सोसाइटी बनाने के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाबा साहब ने रोमन सिविलाइजेशन को और ग्रीक सिविलाइजेशन को बहुत एग्जाम्पल दिया है उनके लेखनी में, उनके अपने लिखान में। साथ ही साथ ज्योतिबा फुले ने जो अपनी किताब जो उन्हें समर्पित की थी वो गुड पीपल ऑफ अमेरिका, वो भी एक ऐसे सोसाइटी से अस्पायर हुए थे कि भाई एक ऐसी सोसाइटी को उन्होंने एस्पायरेशन दिया जो लिबरेशन के ऊपर, जो इक्वालिटी के ऊपर में ज्यादा जोर देती है। तो इन तीनों घटक को हम आने वाले इसमें जरूर उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बात को लेकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मूल निवासी समाज का निर्माण, जब हम लोग समाज के निर्माण की बात करते हैं तो हम हमारे आइडियल्स क्या कहते हैं, बाबा साहब, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले इसके बारे में क्या कहते हैं, कबीर जी इसके बारे में क्या कहते हैं, संत रविदास इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इन सभी जो हमारे जो महान आइडियल्स रहे हैं उनमें एक बहुत ही पक्की बात सभी में नजर आती है कि हम लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरीके का एंड जस्टिस, ये इस तरीके का समाज जो हो, उस समाज के निर्माण का हम लोग प्रयासरत करेंगे। अब वो कैसे हो, अब क्या चैलेंजेस है हमारे सामने, तो मेरे ख्याल से मैं इस क्वेश्चन को रखकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से आज का जो डिस्कशन का जो मेन सेंटर ऑफ पॉइंट मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनने के गोल सेट हो चुके हैं, हमें उस पर अभी डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। जहां गोल सेट हो गए हैं वहां पे भी काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि हम, मेरे ख्याल से अभी हमारा फोरम अभी भी ओपन है, मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। तो मैं भी इसी स्ट्रैटेजी को लेकर बात करना चाहूंगा, चूंकि मैं भी एक संगठन से अभी अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन से, और हम भी हर एक कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और हर एक कंट्री में अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन अपने तरीके से चलता है। तो इसकी संगठनाओं की अपनी लिमिटेशन है, संगठनाओं के अपने काम करने के रवैये अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर गोल सेट हो गए हैं तो हम लोग जो बाकी जो संगठनाएं, हो सकता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक के अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेट गोल क्या है वो सेट हो चुका है। अल्टीमेट गोल है हमें मूल निवासी समाज, एक अच्छा समाज, एक अच्छे समाज के निर्माण करना, जो हमारे आइडियल्स ने कहे गए हैं, जो हमारे आइडियल्स ने उसकी क्या कहते हैं कि उसका सपना देखा है, उसको ड्रीम आउट किया है। तो ये गोल सेटिंग हो चुकी है। तो अभी जब हम लोग जिस तरीके से जिस अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जब हम काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमने हमारे आइडियल्स ने दिए हुए कुछ सजेशंस, उसको कुछ एडवाइसेस जो उन्होंने हमको दे गए हैं कि भाई आप अगर आगे जाकर इस मूवमेंट को अगर चलाओगे, संगठनाओं के माध्यम से अगर चलाओगे, तो ये हमारे जो सजेशंस है, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है, इसको आप लागू करिए। तो मैं ऐसे कुछ 2-3 स्ट्रेटेजीज जो है, जो हमारे आइडियल्स ने जो रखे हैं, और वो रखने के बाद में मैं प्रेजेंट इश्यूज क्या है, उस प्रेजेंट इश्यूज को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हम लोग काम किया जा सकता है क्या, उस पर मैं बात करूंगा। तो सर्वप्रथम क्या स्ट्रेटेजीज हमारे आइडियल्स हमको दे गए हैं। तो भगवान बुद्ध से अगर कहें तो भगवान बुद्ध को वज्जियों ने बुलाया था, वज्जियों की बात भगवान बुद्ध करते थे। भगवान बुद्ध ने वज्जियों के ऐसे 9 नियमों के बारे में कहे हैं कि भाई यदि आपको अपना ढंग से अगर समाज चलाना अगर है, अगर सोसाइटी अगर ढंग से चलानी है, अगर आपकी कॉन्फेडरेसी जो अगर गणतंत्र अगर ठीक से चलाना अगर हो, बाबा साहेब गणतंत्र को सोशल डेमोक्रेसी कहते थे, उसे सोसाइटी का गोल कहा करते थे कि सोशल डेमोक्रेसी हमारा गोल है। तो भगवान बुद्ध इन वज्जियों के 9 नियमों को लेकर बात करते थे कि भाई इन 9 नियमों का पालन अगर जो कोई सोसाइटी, जो कोई गणतंत्र करे, वो सही तरीके का समाज बना सकेगा, वो जस्टिफाइबल समाज बना सकेगा। उन 9 नियमों को तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, हो सकता है हमारा जो दर्शक है उसको खोजे कि भाई वज्जियों के ऐसे कौन से 9 नियम है, ऐसे कौन से नियम भगवान बुद्ध बता गए हैं। अब बुद्ध जैसा व्यक्ति जब किसी नियमों को बता रहा है कि भाई इन 9 चीजों पे चल दीजिए तो आपका भला हो जाएगा, तो जैसे अष्टांगिक मार्ग बताया तो उस पर चल दीजिए तो आप बुद्धत्व के मार्ग पे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें इस पर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, 9 नियम बताए जा चुके हैं, उन नियमों का पालन करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि डिसिप्लिन में आना ही बहुत बड़ी दिक्कत है।
हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लैशेस इसलिए होते हैं, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशनल क्लैशेस इसलिए है क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते। कोई एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, उसका एक लीडरशिप सुप्रीम लीडर बन जाता है, उसको गोल से कोई मतलब नहीं होता, उसको डिसिप्लिन में नहीं रहना है। तो मेरे ख्याल से वज्जियों के नियम जैसे भगवान बुद्ध ने बताए हैं, वैसे नियमों को फॉलो करने के लिए एक सही तरीके का डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन को फॉलो करेगा वो वज्जियों जैसा गणतंत्र बना पाएगा, वो वज्जियों जैसा समाज बना पाएगा, जो भगवान बुद्ध बार बार अपने कथन में कहते हैं, बार बार सुत्त में उनका जिक्र होता है। दूसरा दूसरा ज्योतिबा फुले ने, मतलब मैं हमारे जो संतों ने कहा, संत कबीर, संत रविदास और बाकी हमारे संतों ने जो कहा, उन्होंने बेगमपुरा कबीर ने उन्होंने अपने तरीके का एक समाज की बात कही, तो वो तो है, उन्होंने कही बात, लेकिन मैं खास तौर से अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ठोस ठोस रूप में कहूंगा। तो ज्योतिबा फुले ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, उसे सोशल एंडोस्मोसिस कहा। हाँ, उसको एंडोस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जानता हूं, लेकिन सोशल एंडोस्मोसिस कहा। अब सोशल एंडोस्मोसिस क्या है? हमारा जो समाज है वो टूटा हुआ कास्ट है, एक दूसरे से मिलता नहीं है। हाँ, उसी तरीके से अगर इस सोशल एंडोस्मोसिस को आपने अगर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस में अगर लगा दिया कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है आपस में तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते, क्यों नहीं साथ सहयोग देते हैं। आज के टॉपिक का हमारा सब्जेक्ट भी यही है, आज का सब्जेक्ट भी वही है कि हम लोग तालमेल, अगर संगठन है, सामाजिक धार्मिक संगठन है जिसका गोल सेट हो चुका है, तो ये सारे लोग साथ में क्यों नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने सोशल एंडोस्मोसिस का जिक्र किया। सोशल एंडोस्मोसिस वो है जहां पे भिन्न भिन्न तरीके के लोग आए, बैठे, बातचीत करे, शेयरिंग करे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करे जहां पे आप अपनी बात कह सकते हैं, जहां पे आपको इक्वल तरीके का रिस्पेक्ट दिया गया हो, तो एक, और साथ ही साथ आपको साथ में लेके जाने की उनकी इच्छा हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव वाला जो सोशल एंडोस्मोसिस है, मतलब ऐसा जो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके का सोशल एंडोस्मोसिस जो उन्होंने सोसाइटी को लगाने की बात की, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी अगर लगाने की बात करें, उस सजेशंस को अगर इंप्लीमेंट करें कि भाई फलाने ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति भी हमारे साथ में आके बात कर सकता है, हम उसके लिए ओपन माइंडेड है, हम उसके लिए सहज है, हम उसके लिए कंपैशनेट है, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए कंपैशनेट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लैशेस नहीं आएंगे, वो ओपननेस आ जाएगा, डोर्स ओपन हो जाएंगे, फ्लश गेट्स ओपन हो जाएंगे। और जब फ्लश गेट्स ओपन हो जाएंगे तो धाराओं को मिलना वाजिब है, धाराएं मिल सकती है, साथ में मिलकर काम किया जा सकता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में काम किया जा सकता है, क्योंकि गोल तो सेट है ना, गोल सेट है, तो अभी हम लोग साथ में मिलकर कुछ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर सकते हैं। यदि आप अगर धार्मिक संगठन है और मैं सोशल सामाजिक संगठन का व्यक्ति अगर हूं, तो धार्मिक संगठनों का ऑब्जेक्टिव है लोगों के बीच में क्या कहते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने जो बात कही गई है उसे इंप्लीमेंट करना, एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाना, और अच्छा व्यक्तित्व एक अच्छा सामाजिक संगठन चला सकता है, तो हमें उसकी आवश्यकता है, सामाजिक संगठनों को उसकी आवश्यकता है। और अच्छा सामाजिक संगठन चलाने वाला व्यक्ति एक अच्छा पॉलिटिकल लीडरशिप भी दे सकता है। तो मेरे ख्याल से हमें इन तीनों जो वेव्स है, तीनों डिमेंशंस है, उसको आने के लिए ये जो सोशल एंडोस्मोसिस, ये जो निर्माण करने की जो बात कर रहे हैं कि लोग फ्री और फेयर डिस्कशंस हो, शेयरिंग हो, हाँ, एक दूसरे के लिए कंपैशनेट हो, इन सारे मुद्दों को लेकर मेरे ख्याल से सजेशंस को लेना पड़ेगा, इन सजेशंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बाबा साहब भी सोशल एंडोस्मोसिस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि यदि हमें कोई भी संगठन अगर सक्सेसफुल करनी है तो सोशल एंडोस्मोसिस को सक्सेसफुल करना पड़ेगा, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज रखने पड़ेंगे, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फलेगा फूलेगा, नए तरीके के लोग आएंगे, नए कैपेबिलिटीज के लोग आएंगे, क्रिएटिव लोग शामिल होंगे, और उसे क्या कहते हैं कि उसे उसे मजबूत कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये दो सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, मेरे ख्याल से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होना ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो वो भी नहीं थे। तो मेरे ख्याल से पिछले 50-60 सालों में जो डेमोक्रेसी ने हमें जो राइट्स दिए हैं कि हम लोग संगठन बना सकते हैं, इसके वजह से संगठन का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, और वो हम लोगों ने किया। लेकिन अभी नेक्स्ट फेज जो है कि सिर्फ आप अपने रास्ते पे चले जाना, मतलब भूले भटके रहना, ये हमें हमारे गोल्स तक नहीं पहुंचाएगा। तो हमें साथ में मिलकर एक वे में आना पड़ेगा, एक रास्ते पे आना पड़ेगा, हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा,
चाहे वो किसी भी तरीके का संगठन क्यों ना हो, चाहे कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल कोई संगठन क्यों ना हो, जी उनको एक जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हमें एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझकर रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग साथ में आ सकते हैं। कुछ कॉमन काम हो सकते हैं सोसाइटी में जो अभी रिक्वायरमेंट है, नीड है, नेसेसिटी है, उसको आइडेंटिफाई करके साथ में आया जा सकता है। आज के डेट में हम बिल्कुल लोग स्कूल बनाया जा सकता है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जिसमें अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन जैसे हमने काफी मदद हम लोग कर रहे हैं कि कोई इस तरीके का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। हम कोविड केयर सेंटर के लिए हम लोगों ने मदद की हाल ही में। तो इस तरीके के कई सारे हमने स्कूल के लिए भी मदद की। बिल्कुल तो इस तरीके से हम जैसा जो संगठन है, हम लोग आ सकते हैं और हमें लाने के लिए मेरे ख्याल से बामसेफ जैसा संगठन जो है, जो एक गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं समाज का, वो इस जी तरीके के हेतु को लेकर आगे आ सकता है और मेरे ख्याल से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। हमारे पास में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी नेसेसिटी है जी हमारे समाज की कि हमें एक गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है जो हमें साथ में लेकर चले। जी जी बिल्कुल। मैं बहुत ही शॉर्ट में एक बात कहूंगा, क्योंकि हमने बहुत सारा बात डिस्कस की है, बहुत होम टेकिंग पॉइंट्स हमारे पास में है आज के डिस्कशन से। तो मैं एक बहुत संक्षिप्त में ये कहूंगा कि किसी भी तरीके से छोटे प्रोजेक्ट्स को लिया जाए। हम लोगों ने अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के थ्रू हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट्स में किए हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर के लिए हम लोगों ने एक मदद कार्य दिया था, जिसमें लगभग 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर काम किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को एग्जाम्पल बना के मेरे ख्याल से सोसाइटी की नीड्स को समझते हुए यदि कोई गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन जैसे वामसेफ या इस तरीके के कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में कार्यरत है, वो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को अगर ला के कहीं जो रेलेवेंट संगठन है जो इस कार्य में मदद के लिए इच्छुक हो सकते हैं, उनको साथ में लाके एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको काम किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको देखा जाए कि क्या किया जा सकता है, कितने ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में, साल 2 साल में ये बात पक्के तौर पे समझ में आ जाएंगी कि कौन से ऐसे संगठन हैं जो बेहतर तरीके से साथ में रोल मॉडल बन के समाज के सामने आ रहे हैं, मदद के लिए तैयार होते हैं, जिनके पास में फाइनेंशियल और साथ ही साथ जी क्या बोलते हैं, टैलेंट है। ये दोनों चीजें उनके पास में है। तो मेरे ख्याल से ऐसे चीजें आइडेंटिफाई हो सकती है, ना कि जी रजिस्ट्रेशन कर ले कि भाई 10,000 2,000 संगठनों का रजिस्ट्रेशन कर दे, उनको कोई पद दिया जाए। मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ये किसी भी तरीके से इसको एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ये सारे कर चुके हैं। जो एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं और जो काम नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल को रिपीट करने में मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट किया जाए जिसमें कम से कम 10 रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास में फाइनेंशियली जी है, साथ साथ टैलेंट भी है और ट्रेजर भी है, इन तीनों चीजों को मिलकर अगर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हम लोग सक्सेसफुली कर सके, जैसे हमने कोविड केयर सेंटर्स के लिए किया, जैसे हमने रिसेंटली घर घर जाकर जो मदद की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने जी वहां जी पे, जिनको फाइनेंशियली हेल्प इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने दी। तो मेरे ख्याल से ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स को जी काम किया जाए। और मैं फॉर एग्जांपल बहुत ही एक शॉर्टकट में देता हूँ कि यहाँ पे मतलब आप देखोगे कि इस्कॉन का कोई, हर किसी कंट्री में चले जाओगे तो इस्कॉन का एक टेम्पल मिल जाएगा। वो उनके आइडियोलॉजी का मिशन है कि भाई हर जगह में जाके एक टेम्पल बनाना है। हो सकता है वो उनका ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन वो टेम्पल बनाने के लिए कम से कम 50 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आते हैं, उसको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, उसको स्पेस देने जी के लिए, जी उसको किसी भी तरीके से, पता जैसे है मैडम ने कहा कि भाई एक प्रेशर ग्रुप बनाए, तो प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए जी तो संक्षिप्त में अलग अलग तरीके के संगठनों को हो सकता है। मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटल तरीके से कोई ना कोई प्रोजेक्ट सामने लाया जाए बिल्कुल और उसके लिए संगठनों को बुलाया जाए कि भाई इस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया जाए। तो जब ये जी सक्सेसफुल होते बिल्कुल नजर आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई इन संगठनों के साथ में बड़ा काम किया जा सकता है, और फिर आगे की बात। जी 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 थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।